हिंदी आचार्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण। अपन देखेंगे कि व्याकरण जो है किसी भी भाषा का आधार होती है। अगर हम किसी भी भाषा से व्याकरण को हटा दें तो उस भाषा का शुद्ध रूप जो है, परिनिष्ठ रूप जो है वो हम नहीं देख पाएंगे। अब सबसे पहले कि व्याकरण कहते किसे, इसकी परिभाषा। जिस साधन या माध्यम के द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना एवं शुद्ध लिखना सीखते हैं उसे ही व्याकरण शास्त्र या व्याकरण कहते हैं। इस परिभाषा को लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसका क्रम चेंज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि किसी भी भाषा को सबसे पहले हम बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे और उसके बाद लिखेंगे। भाषा सीखने का कोई ना कोई तरीका होता है। एक छोटा बच्चा होता है, जैसे किसी भी भाषा को सीखता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना क्रम वाइज सीखता है। तो इसलिए क्रम जो है वो व्याकरण का चेंज नहीं होना चाहिए। परिभाषा में व्याकरण के आधारभूत तत्व, अंग, भाग, भेद, किसी भी नाम से इसको पूछा जा सकता है। तो ये 3 प्रकार होंगे इसके: वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार। सबसे पहले है वर्ण विचार कि वर्ण विचार कहते किसे हैं। मुख से निकलने वाली वह अखंड, अखंड यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में वर्ण ही होती है। जैसे ए, ई, क, ख, ग इत्यादि। वर्ण संख्या में 44 होते हैं और वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भेद हैं इसके: शब्द विचार स्वर एवं व्यंजन। यानी वर्ण 2 प्रकार के होते हैं और वो 2 प्रकार आपके हैं स्वर एवं व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, स्वर एवं व्यंजन। अब अपन देखेंगे कि स्वर कहते किसे हैं। सबसे पहले स्वर की परिभाषा: वे वर्ण जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जिन्हें दूसरों के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जिन्हें दूसरे के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर संख्या में 11 होते हैं। जैसे आपके स्वर है ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ और री। ये आपके हैं 11 स्वर। अब इन 11 स्वरों का विभाजन किया गया है, जिसके आधार पर हम संधि को भी बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। और स्वरों का जो विभाजन है अपन को काम आता है। अब स्वरों का जो विभाजन है उसमें फर्स्ट है अपना मूल स्वर, यानी मूल स्थिति में कौन से स्वर हैं। तो इसमें आपके आते हैं 4 स्वर: ए, ई, ऊ और री। ये हैं आपके 4। फिर है दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी बड़े, आ, बड़ी ई और बड़ा हूँ, ये है आपके 3। फिर है आपका गुण स्वर, गुण स्वर में आपका आता है ए और ओ, इनको माना गया है 2। फिर है वृद्धि स्वर, वृद्धि स्वर है आई और औ, ये है आपके 2। इस तरीके से आपके 11 स्वरों का विभाजन हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपका अंग और अह कहाँ गया, जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि अंग और अह भी इसमें जुड़ते हैं। तो अंग और अह जो है उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ना स्वरों में आते हैं ना व्यंजनों में आते हैं। ये सिर्फ जो है आपके शब्द को आगे बढ़ाने में काम में आते हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा। कि 12th क्लास में साथ ही किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इनसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है, जिसमें कह दिया जाता है आपसे कि मूल स्वर कौन से, वृद्धि स्वर कौन से, दीर्घ कौन से, या अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र कौन से, ये संख्या में कितने होते हैं। इस तरीके से अनगिनत प्रश्न जो है आपके इस टॉपिक से बनते हैं। व्यंजन, अब व्यंजन कहते किसे, सबसे पहले अपन ये देखेंगे। वे वर्ण जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात जिन्हें स्वरों की सहायता से प्रयोग में लिया जाता है या लाया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब अपन ने देखा कि स्वर जो है वो अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे,
लेकिन व्यंजन जो है वो अपने आप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। जब तक उनमें स्वर नहीं आएगा तब तक वो अपना कार्य नहीं कर सकते, उन्हें हम काम में नहीं ले सकते। जैसे क, ख, ग इत्यादि, ये क्या है? अपने व्यंजन। अब व्यंजन संख्या में होते हैं आपके 33। अब इन 33 व्यंजनों का मुख्य तौर से जो विभाजन है वो आप देखेंगे, और कई एग्जाम्स में इसके लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही आपके सिलेबस में भी ये है। अब क, ख, ग, घ, अड़, एक लाइन में अपन ने देखा 5 वर्ण आ रहे हैं। इसी तरीके से च, छ, ज, झ, इ, इसमें भी 5 है। त, थ, द, ढ, इ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, यानी हर एक लाइन में 5 व्यंजन अपने पास है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? जैसे इसको बोलना होगा तो हम बोलेंगे कै वर्ग, इसको बोलेंगे च वर्ग, इसको बोलेंगे टै वर्ग, इसे बोलेंगे तै वर्ग और इसे बोलेंगे पै वर्ग। अब उच्चारण की दृष्टि से ये अपने पास बने 5 वर्ग। इन 5 वर्गों को एक साथ मिलाकर के इन व्यंजनों को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श का क्या होता है? छूना, अर्थात जब अपन इनको बोलेंगे उस समय हमारी जिह्वा जो है वो कहीं ना कहीं मुख में स्पर्श जरूर होगी। जैसे कै वर्ग अगर अपन बोलते हैं तो कंठ पर जोर पड़ता है, अपने कंठ से ध्वनि आती है इनकी, क, ख, ग, यानी कंठे बोलते हैं इसलिए इनको। च, छ, ज, झ, इ, इनको जब अपन बोलते हैं तो अपनी जो जीभ है वो तालु को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? तालव्य। त, ठ, ड, ढ, इ, जब अपन इनको बोलते हैं तो अपनी जीभ जो है अंदर मुड़ करके जाती है और बाहर आकर के लुढ़कती है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। त, थ, द, ध, न, जब अपन इनको बोलते हैं तो अपनी जीभ जो है वो दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें दंत्य कहा जाता है। प, फ, ब, भ, म, जब इनको अपन बोलते हैं तो अपने जो होठ है वो आपस में टच होते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य कहा जाता है। ये इन 25 व्यंजनों का मोटे तौर पर उच्चारण की दृष्टि से विभाजन है। अब है आपका य, र, ल, व, इन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब अपन इनको बोलते हैं तो अपने मुख से अंदर से इसकी ध्वनि आती है, इसलिए इनको अंतस्थ कहा जाता है। श, 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 है, इन्हें कहा जाता है उष्म व्यंजन। क्यों? क्योंकि जब अपन इनको बोलते हैं, बार बार इनका उच्चारण करेंगे तो अपना मुख जो है वो गर्म हो जाएगा। अब अपन देखते हैं, मैंने आपको इनकी संख्या बताई 33, तो ये हुए आपके पास 25, ये हुए 4 और ये हुए 4। इस तरीके से इनकी संख्या कितनी बनी आपके पास? 33। संयुक्ताक्षर। अब संयुक्ताक्षर यानी संयुक्त रूप से दो वर्णों के मेल से या दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले जो शब्द हैं, उनसे जो शब्द बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उनकी स्पेलिंग अपन कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए अपने पास संयुक्ताक्षर में है क्ष, त्र, ज्ञ और श्रेय। अब इनको देखेंगे कि अपन किन दो व्यंजनों के योग से ये बने हैं। जैसे श, क और श के योग से, त्र, त और र के योग से, ज, ज्ञ, ज और इ के योग से, श्रेय, श और र के योग से। अब क्या होता है कि इनसे बनने वाले जो शब्द हैं, कई बार अपन शब्दकोश में देखते हैं कि हमें इनसे बने हुए शब्द देखने हैं, तो अपन क्या करते हैं? शब्दकोश के अंत में जाते हैं, लेकिन हमें वो शब्द नहीं मिलते तो अपन कहते हैं कि शब्दकोश तो गलत है, इसमें इन शब्दों के अर्थ है ही नहीं। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो संयुक्ताक्षर है वो किन किन वर्णों के योग से बने। जैसे अपन को क्षत्रिय शब्द का अर्थ देखना है कि क्षत्रिय क्या होते हैं, तो उसके लिए शब्दकोश में हमें ये पता होना चाहिए कि ये क और श के योग से बना है। तो अपन क्या करेंगे? पहले तो पूरे क से बनने वाले जो शब्द है वो आएंगे और उसके बाद हलंत क वाले जो शब्द है वो आएंगे, जिसमें हमें क्षत्रिय शब्द का अर्थ मिलेगा। इसी तरीके से जैसे अपन को त्रिशूल शब्द का अर्थ देखना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? त और र के योग से बना है, तो पूरे क से बनने वाले जो शब्द है उसके बाद हलंत त से बनने वाले शब्दों में अपन को इसका अर्थ मिलेगा, ये शब्द मिलेगा। इसी तरीके से जैसे अपन को ज्ञान शब्द ढूंढना है, ज्ञान का अर्थ देखना है शब्दकोश में, तो अपन क्या करेंगे? जय और इ है, इन दो के योग से बना है, तो हलंत जय
अपन को पूरे जैसे बनने वाले शब्दों के बाद हलंत जैसे शब्द मिलेंगे। इसी तरीके से श्रम शब्द का अपन को अर्थ देखना है, तो श और रे के योग से बनाए, तो पूरे श से बनने वाले शब्दों के बाद हलंत श से बनने वाले जो शब्द है उसमें इसका अर्थ अपन को मिलेगा। तो ये है आपके संयुक्ताक्षर। इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश में कोई स्पेलिंग पढ़ाते हैं तो उसके लिए हमें इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब अपन को ये पता होना चाहिए कि इस श की स्पेलिंग क्या बनेगी, तो वो अपन इसके योग से बना सकते हैं कि यहाँ के लिखना है अपन को, यहाँ ऐसे से लिखना है, तब ये श बनेगा। तो ये ज्ञान अपने पास होना जरूरी है। बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है जिसमें बार बार रिपीट करते हैं, जैसे ग किससे बना है, तो जय और य, और बहुत से लोग इसको गलत करके आते हैं, ग और ज लिख के आते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान से पढ़ना है। किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, चाहे रेलवे में हिंदी आ रही हो, चाहे पुलिस में आ रही हो, और चाहे कक्षा 12th हो चाहे 11th हो, कहीं भी ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोगों को इसका जो उत्तर है वो आना चाहिए। इस तरीके से मैंने आपको जो टॉपिक आज पढ़ाया है वर्ण विचार, उसमें स्वर और व्यंजन मैंने आपको पढ़ाए हैं, जिसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपके आगे तक भविष्य में कॉलेज में भी आपके जो ग्रामर है उसमें भी काम में आएंगे। साथ ही कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर आप देते हो तो उसमें आपको काम में आएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।